गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो हम सुपर कंडक्टिविटी वाला चैप्टर चल रहा था अपना। सुपर कंडक्टिविटी में जो जो उसकी प्रॉपर्टी थी तो उसकी लगभग अपन ने 2 से 3 क्लास अपन ने कवर कर ली थी, उसकी प्रॉपर्टी थी। तो सुपर कंडक्टिविटी का जो इम्पोर्टेंट आपके पास पार्ट था वो हमने कवर कर लिया था। अब उसके बाद थोड़ा सा पार्ट और बचता है। तो आपके सामने आज एक नया टॉपिक है जिसे बोलते हैं अपन लंदन समीकरण। क्या बोलते हैं जिसे? लंदन समीकरण। तो सबसे पहले तो लंदन समीकरण क्या होती है, किस में यूज़ ली जाती है, तो ये कहाँ से यूज़ ली जाती है वो जानना जरूरी है। तो लंदन समीकरण क्या होती है आपके पास, कोई भी नॉर्मल क्या होता है आपके पास। यदि मैं किसी भी बात करूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि देखो यहाँ पे आपने अतिचालक भी पढ़ा है, माइनर प्रभाव भी पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है आपने? अतिचालक भी पढ़ा है और माइनर प्रभाव भी पढ़ा है। यदि मैं इसमें क्या करते हैं आप, यदि इसमें इलेक्ट्रॉन जानते हो या फिर देखो माइनर प्रभाव क्या होता था। माइनर प्रभाव क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर से यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से कम ताप पर क्या होता है, जब कोई उसमें कोई यानी क्या रख दिया मैंने, कोई जैसे ये था अपना, ये वाला था, इसमें क्या किया मैंने, T=TC टेम्परेचर है, ठीक है, ये वाला केस है। तो इसमें जो चुंबकीय बल दिखाई होती थी वो क्या आती थी, अतिचालक पदार्थ से क्या होती थी, बाहर होकर निकलती थी, इस टाइप से निकलती थी। अंदर इसका B क्या होता था, 0 होता था, चुंबकीय प्रेरण 0 हो रहा था। यही आपका क्या दर्शाता है, माइनर प्रभाव कहलाता है। और यही जब माइनर प्रभाव कहलाता है तो इसमें अपन बात करते हैं, एक तो वर्ड है आपके पास माइनर प्रभाव, दूसरा वर्ड है आपके पास अतिचालक अवस्था। अब आप जानते हो अतिचालक अवस्था क्या होती है, जिसमें चालकता क्या होती है, जिसमें यदि रो क्या होता है, 0 होता है, रो क्या होता है, लगभग 0 होता है। तो उसको बढ़ाने के लिए अपन जो भी काम में लेते हैं वो आप सब, ये जो आपके पास जो वर्ड आ रहे हैं जैसे अतिचालक अवस्था आ गया, माइनर प्रभाव आ गया, ये सब आप क्लास फर्स्ट में ही पढ़ चुके हो कि अतिचालक किसे कहते हैं, माइनर प्रभाव किसे कहते हैं, कौन माइनर प्रभाव शो करता है, जो माइनर प्रभाव शो करता है वो किस तरह बिहेव करता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज इसमें केवल इसमें तो क्या करना है आपका, जो लंदन समीकरण है वो क्या कहती है कि आपके पास एक तो अतिचालक अवस्था यानी फर्स्ट नंबर है आपके पास अतिचालक अवस्था, और दूसरा है आपके पास माइनर प्रभाव। इन दोनों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने वाली 2 समीकरण है आपके पास। क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, अतिचालक अवस्था एवं माइनर प्रभाव अतिचालक पदार्थ में 2, यानी जो अतिचालक अवस्था होती है और माइनर प्रभाव होते हैं, इन दोनों को व्यक्त करने के लिए या इनको एक्सप्लेन करने के लिए, दोनों को एक साथ या स्वतंत्र रूप से एक्सप्लेन करने के लिए एक समीकरण का उपयोग किया गया। और ये समीकरण कहाँ से निकाली गई, ये समीकरण निकाली गई जो मैक्सवेल समीकरण थी उनको उपयोग में लेते हुए ये समीकरण व्युत्पन्न की गई, उसे क्या कहा गया अपना लंदन समीकरण कहा गया। क्या कहते हैं लंदन समीकरण किसे कहते हैं कि जब अतिचालक अवस्था और माइनर प्रभाव को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए या उसको एक्सप्लेन करने के लिए या उसकी व्याख्या करने के लिए जिस समीकरण का उपयोग करते हैं वो क्या होती है, लंदन समीकरण होती है। लंदन समीकरण का व्युत्पन्न कहाँ से किया जा सकता है, मैक्सवेल समीकरण की सहायता से व्युत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। अब अपन देखो इसमें क्या करते हैं, अतिचालक पदार्थ में 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आप जानते हो कि एक तो सामान्य इलेक्ट्रॉन होता है, यानी मान लो कि कोई अतिचालक पदार्थ नहीं है, कोई भी क्रिस्टल मान लो, कोई ठोस मान लो, उसमें क्या होते हैं, यदि अतिचालक पदार्थ वो क्रिस्टल क्या होता है, अतिचालक पदार्थ को शो करता है, इसका मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक तो जो सामान्य इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते ही है, दूसरे आपके पास क्या होती है, चालक इलेक्ट्रॉन। अतिचालक इलेक्ट्रॉन का मीनिंग आप जानते हो कि ये इलेक्ट्रॉन क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के द्वारा मूव करते हैं, ठीक है। अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए अपने पास 2 इक्वेशन आती है, फर्स्ट लंदन समीकरण और सेकंड लंदन समीकरण। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, फर्स्ट लंदन समीकरण की। किसकी बात करते हैं, प्रथम लंदन समीकरण की। तो ये प्रथम लंदन समीकरण होता क्या है, तो प्रथम लंदन समीकरण केवल एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, इसमें कुछ बाकी फिजिकल मीनिंग इसका कुछ भी नहीं है, इनको केवल एक्सप्लेन करने के लिए ये समीकरण बनाई गई थी। तो देखो इसमें क्या था, जब T=TC पर क्या है, अतिचालक का घनत्व यानी अतिचालक इलेक्ट्रॉन का घनत्व मान सकते हो कि जब कोई ऐसा केस है T लेस देन क्या है TC यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से ताप क्या है कम है, उस पर यदि मैं इलेक्ट्रॉन घनत्व की बात करूं तो वो इलेक्ट्रॉन घनत्व मैंने कितना मान लिया, ns, कितना मान लिया, ms, यानी मैं मान सकता हूं कि TC से कम ताप पर कोई इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो कितना है आपका ns। जब आपके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व है तो आप उसका क्या धारा घनत्व लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। तो धारा घनत्व क्या हो जाएगा, तो अतिचालन जो धारा घनत्व हुआ वो क्या होगा, JS = अब यहाँ पे देखो किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, चार्ज क्या आ जाएगा -q, ns क्या इसका घनत्व और vs क्या इसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं वो आप जानते हो कि इसको क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे ही इलेक्ट्रॉन रैंडमली फ्रीली मूव करते हैं, यदि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए तो वो एक समान वेलोसिटी या एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। तो वो क्या कहलाती है, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है, वो जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अतिचालन धारा घनत्व। तो अतिचालन का धारा घनत्व क्या हो जाएगा, JS = Q क्या है, Q तो उसका चार्ज हो गया किसका, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं। NS क्या है उसका धारा घनत्व और VS क्या है इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये टोटल क्या बताएगा आपका, धारा घनत्व बताएगा, किसका, अतिचालन धारा घनत्व, ठीक है।
अब इसमें मैंने लिख रखा है, देखो यहाँ पे वेयर, जहाँ पर वी एक्स क्या है, अभिभा वेग है, क्यू क्या है, अतिचालक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और एन एस क्या है, इसका तारा घनत्व है, सॉरी इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व यानी जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही उसका क्या कहलाएगा, घनत्व। जैसे इलेक्ट्रॉन में यदि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो उसका घनत्व भी अधिक होगा, यदि इलेक्ट्रॉन कम है तो उसका घनत्व भी कम होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास Q इक्वल टू अतिचालक इलेक्ट्रॉन का आवेश। फिर मैं क्या करता हूँ, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र पर आरोपित करता हूँ या विद्युत क्षेत्र से त्वरित करता हूँ, यानी कोई इलेक्ट्रॉन था उसमें ड्रिप वेलोसिटी कब आएगी, जब उसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड डालोगे, यानी जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाई करोगे तो वहाँ पर एक फोर्स भी डिफाइन होगा। तो यहाँ पर लिख रखा है, देखो इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र के द्वारा त्वरित करते हैं, क्या करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन था उसको विद्युत क्षेत्र के द्वारा त्वरित करते हैं। तो त्वरित करने पर क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन की गति का समीकरण या न्यूटन का सेकंड नियम F इक्वल टू क्या आता है, ma। तो अब इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे डिफाइन करूंगा, आप जानते हो F इक्वल टू क्या होता है, QE होता है, आप जानते हो F इक्वल टू QE, या फिर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन भी जानते हो, F इक्वल टू क्या होता है, NE या QE। यदि NE भी पढ़ा होगा या NE नहीं पढ़ा तो QE भी पढ़ा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्या है, एम ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो M तो ऐसे का ऐसे, वेलोसिटी कौन सी आ रही है, जब अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा क्या किया, इसको एक्सेलरेट करवाया, त्वरित करवाया है, तो उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ए की जगह मैं लिख सकता हूँ dvs अपॉन में dt। यदि ए को वेलोसिटी वाली टर्म में लिखना है तो एक बार अवकलन, यदि पोजिशन की टर्म में लिखना है तो दो बार अवकलन। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई एम dvs अपॉन में dt। इसको मैंने नंबर दे दिया 2। यहाँ तक कुछ नहीं किया, केवल अपन ने एक धारा घनत्व वाली इक्वेशन मानी है, दूसरी क्या मानी है, न्यूटन को गति की सेकंड समीकरण या जिसे बोलते हैं अपन न्यूटन का सेकंड नियम, तो वो मानी है। तो इसमें क्या क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये वाली समीकरण आई है। फिर मैं क्या करता हूँ, समीकरण एक का क्या करता हूँ, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, डी जे एस अपॉन में डी टी क्या हो जाएगा, देखो टी के सापेक्ष क्या किया मैंने, अवकलन किया। तो ये क्या हो जाएगा आपका डी जे एस अपॉन में डी टी माइनस क्यू ऐसे का ऐसे, एन एस क्या था ऐसे का ऐसे। अब ये आपका एक तरह से क्या है, कांस्टेंट है, क्यू चार्ज है, एन एस क्या है, धारा घनत्व, सॉरी इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, तो ये दोनों तो एक कांस्टेंट हो गए। तो डिपेंड क्या करेगा, वी एस किस पर डिपेंड करेगा, टाइम पर। तो इसका क्या हो जाएगा, वी एस तो डी वी एस अपॉन में डी टी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से समीकरण 2 से डी वी एस अपॉन डी टी का मान रख सकता हूँ। इस समीकरण 3 में क्या कर सकता हूँ, डी वी एस अपॉन में डी टी है, इसका मान मैं कहाँ से रख सकता हूँ, यहाँ पे देखो डी वी एस अपॉन में डी टी, इसका मान मैं समीकरण 2 से निकाल के रखूंगा, कहाँ पे, समीकरण 3 में। तो आप यहाँ से जानते हो कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास क्या आएगी बताओ, डी वी एस अपॉन में डी टी, डी वी एस अपॉन में डी टी, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो माइनस का क्यू ई, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का क्यू ई अपॉन में क्या आ जाएगा, एम। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि समीकरण 3 से क्या करना है, समीकरण 2 से 3 में वैल्यू रख रहा हूँ। तो समीकरण 2 से 3 में क्या करी, वैल्यू रखी। तो देखो ये वाली टर्म तो ऐसे की ऐसे, डी जे एस अपॉन में डी टी, ठीक है। फिर क्या है आपका माइनस का क्यू एन एस, तो ये क्या आ गया आपका माइनस का क्यू एन एस, और ये क्या है डी वी एस अपॉन में डी टी, तो ये वैल्यू क्या आई आपकी माइनस का क्यू ई बाय एम, क्या आई आपकी माइनस का क्यू ई बाय एम। तो ये यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस क्यू क्या हो गया, क्यू स्क्वायर, एन एस ऐसे का ऐसे और ई ऐसे का ऐसे अपॉन में एम। और यही जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, आपके लेनदन की फर्स्ट समीकरण कहलाती है, डी जे एस अपॉन में डी टी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर एन एस ई अपॉन में एम। ये क्या है आपकी प्रथम लंदन समीकरण है, क्या है आपकी प्रथम लंदन समीकरण है। अब यदि मैं बात करता हूँ किसकी, सेकंड लंदन समीकरण की, तो इसी के जो फर्स्ट वाली इक्वेशन निकली है इसी को काम में लेते हुए अपन क्या निकालते हैं, सेकंड लंदन इक्वेशन निकालते हैं। तो फर्स्ट वाले में कोई डाउट नहीं होगा। सबसे पहले क्या किया मैंने, कोई धारा घनत्व वाली यानी इलेक्ट्रॉन का घनत्व माना, वो कितना माना, एन एस, उसका धारा घनत्व लिखा, जे इज इक्वल टू कितना लिखा, तो माइनस का क्यू आ जाएगा चार्ज, एन एस क्या आ जाएगा उसका घनत्व, और वी एस क्या आ जाएगी उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर मैंने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन था या अतिचालक इलेक्ट्रॉन, तो उसको मैंने त्वरित कराया इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो क्या होगा, F इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, एम ए आएगा। तो F इज इक्वल टू एम ए, एफ जानते हो माइनस का क्यू ही होता है, एम ए, इसको क्या लिखा मैंने, वेलोसिटी वाली टर्म में लिखा, तो ये वाली टर्म आ गई, यहाँ से वैल्यू लिखकर क्या निकाल लिया मैंने, लंदन की फर्स्ट समीकरण निकाल दी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं लंदन की सेकंड समीकरण। सेकंड समीकरण में करना कुछ नहीं है, जो भी आपके पास ये वाली इक्वेशन आई है इक्वेशन 4, इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो देखो इसमें क्या है, जो यदि लंदन की सेकंड समीकरण पूछी है, द्वितीय लंदन समीकरण है, तो इसका मैं क्या करूंगा, समीकरण 4 का दोनों तरफ कर्ल लूंगा। यानी ये जो इक्वेशन थी इसका मैंने क्या ले लिया, कर्ल ले लिया। और आप जानते हो कि कर्ल हमेशा कैसा आता है, कर्ल लेने पर वो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट में अपन लिखते हैं, इसी को कर्ल बोलते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, कर्ल लिया तो कर्ल हो जाएगा आपके पास कर्ल इंटू डी जे एस अपॉन में डी टी, ये हो जाएगा। इधर भी कर्ल ले लिया और ये वाली टर्म लिख दी। अब जो कांस्टेंट है वो तो बाहर निकाल दो,
देखो कर्ल को मैं कैसे लिखता हूँ, डेल से लिखता हूँ, डेल क्रॉस से लिखता हूँ। इधर भी मैंने क्या किया, डेल क्रॉस से लिख दिया। अब देखो यहाँ पे यदि डी बाई डी टी था तो डी बाई डी टी बाहर निकाल दिया, तो डेल का जी एस के साथ आएगा, तो डेल जी एस के साथ आ गया, ठीक है। अब क्या है, क्यू स्क्वायर एन एस बाई एम क्या एक तरह से आपका कॉन्स्टेंट है, तो ये इसको मैंने बाहर ले लिया, क्या बचा, डेल क्रॉस का ई, क्या बचा, डेल क्रॉस का ई। और मैक्सवेल की आपके पास 4 इक्वेशन होती है, जानते हो सभी। डेल बी सबसे पहले क्या होती है, डेल ई इज इक्वल टू 0, फिर डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, और थर्ड वाली इक्वेशन होती है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस का डेल डी बी अपॉन में डी टी, या डेल बी अपॉन में डेल टी होता है। क्या इसकी जगह मैं ये वाली वैल्यू रख सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ, ये टर्म ऐसे कि ऐसे डी बाई डी टी डेल इंटू जी एस ऐसे का ऐसे। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, मैक्सवेल की सेकंड समीकरण काम में लिए, कौन सी, सॉरी थर्ड इक्वेशन, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन काम में लिए, तो वो क्या कहता है कि ये क्या देगा, माइनस का डी वी अपॉन में डी टी देगा, क्या देगा, माइनस का डी वी अपॉन में डी टी देगा। तो ये आ जाएगा आपके पास क्यू स्क्वायर ऐसे का ऐसे एन एस बाई एम, ठीक है, क्या आ गया, क्यू स्क्वायर एन एस बाई एम। और ये अब क्या रखना है, इसकी जगह क्या रखोगे आप, माइनस का डी वी बाई डी टी, तो डी बाई डी टी तो इधर आ गया, ये माइनस का आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये क्या आ गया आपका, ये माइनस आ गया, ठीक है। अब मैं ये क्या है, ये तो आपका कांस्टेंट है, जानती हो क्यू स्क्वायर एन एस बाई एम क्या आपका एक तरह से कांस्टेंट है। यदि मैं इसको अंदर ले लूँ और डी बाई डी टी को बाहर निकाल लूँ, कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, कांस्टेंट है तो वो वापस बाहर ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी डेल इंटू क्या हो जाएगा, जे एस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का डी बाई डी टी, और ये वाली क्या हो जाएगी, टर्म हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या हो गया, डेल इंटू जी एस, तो डेल इंटू जी एस बन गया, फिर क्या हो गया, माइनस का क्यू स्क्वायर एन एस बी अपॉन में एम, यानी ये डी बाई डी टी से डी बाई डी टी क्या कर दिया, यहाँ पे कैंसिल कर दिया, और यही वाला आपका क्या कहलाता है, द्वितीय लंदन समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वितीय लंदन समीकरण कहलाता है। तो ये तो आपके दो क्या थे, लंदन समीकरण थे, जिसमें अतिचालक अवस्था और माइनस प्रभाव दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए ये समीकरण दिए गए थे। समीकरण को देने वाले वैज्ञानिक का नाम लंदन था, उनकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, लंदन समीकरण पड़ा। और इसमें किसका किसका यूज लिया गया, केवल एक तो मैक्सवेल समीकरण का यूज लिया है, देखो यहाँ पे मैक्सवेल समीकरण का यूज लिया है, और यहाँ पे जो आपका ताराघनत्व का बेसिक कंसेप्ट था वो ही लिया, ठीक है। एक उसमें ड्रिप वेलोसिटी का भी यूज लिया है, ठीक है। अब तो ये तो हो गई आपकी दोनों लंदन समीकरण। अब थर्ड बात करते हैं अपन किसकी, वेदन गहराई। थर्ड किसकी बात करें अपन, वेदन गहराई। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो वेदन गहराई होती है वो क्या होती है। तो वेदन गहराई यानी कोई भी अतिचालक इलेक्ट्रॉन होता है वो जितनी गहराई को कितनी गहराई को भेज सकता है। एक टाइप से आपने पोटेंशियल वेल पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, पोटेंशियल वेल पढ़ा होगा, यानी आयताकार या विभव सीढ़ी या ऐसा कुछ पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है, पोटेंशियल स्टेप पढ़ा होगा, विभव रोधिका पढ़ा होगा, ऐसा कुछ पोटेंशियल पढ़ा होगा। तो ये क्या इसकी रोधिका है, ये क्या इसकी रोधिका, यानी ये कितना डीप है, कितना डीप है। हो सकता है ये डीप ऐसा हो सकता है ये डीप कैसा हो आपके पास, ऐसा भी हो सकता है, कैसे, इस टाइप से हो सकता है, ये वाला डिप कहलाए या ये वाला डिप कहलाए। तो अतिचालक में जो भी ये जो गहराई होती है अतिचालक अवस्था में वो कितनी होती है, वो निकालने के लिए अपन ने एक और कंसेप्ट लिया जिसको नाम दिया है वेदन गहराई। क्या नाम दिया है, वेदन गहराई। तो इसको भी समझ लो। देखो ये क्या है, वेदन गहराई को निकालने के लिए अपन ने एक मैक्सवेल समीकरण का यूज लिया है। तो सबसे पहले मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन आप जानते हो क्या होता है। मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन डेल क्रॉस का बी क्या होता है, डेल, देखो मैक्सवेल का फर्स्ट और थर्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आता है, सेकंड और फोर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए आता है। तो ये हो जाएगा डेल क्रॉस का बी म्यू नॉट जे, जे क्या यहाँ पे धारा घनत्व है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन में डी टी। सबको पता होगा ये रिलेशन मैक्सवेल की जो फोर्थ इक्वेशन कहती है वो यही कहती है कि डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस का म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन में डी टी हो गया। यदि मैं धारा घनत्व लिखता हूँ क्या हो गया, धारा घनत्व जे इज इक्वल टू जे एन प्लस का जे एस क्या हो जाएगा। यदि टोटल धारा घनत्व लिखूँ तो टोटल धारा घनत्व क्या हो जाएगा, जे एन प्लस का जे एस। अब आप कहोगे कि जे एन और जे एस ये दो धारा घनत्व कैसे है। तो देखो एक तो आता है अपने पास स्पेशल इलेक्ट्रॉन यानी अतिचालक इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए, एक आता है नॉर्मल इलेक्ट्रॉन के लिए। तो उसके लिए दोनों के लिए धारा घनत्व आएगा तो क्या आ जाएगा, जे एन प्लस का जे एस। क्योंकि अपन जानते हैं कि ये किसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करता है, एक तो सामान्य इलेक्ट्रॉन, एक अतिचालक इलेक्ट्रॉन। दोनों के लिए क्या लिख लिया मैंने, टोटल धारा घनत्व लिख लिया। तो ये क्या आ जाएगा, यदि मैं इसमें जे का मान इसमें रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस बी ऐसे का ऐसे आ गया, म्यू नॉट ऐसे का ऐसे आ गया, और जे की जगह क्या आ गया आपका जे एन प्लस जे एन। कहाँ से, समीकरण 2 से। ये वाली टर्म क्या आ गई आपकी, ऐसे की ऐसे आ गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो अतिचालक अवस्था है, अब अतिचालक अवस्था को मैं यदि लेता हूँ तो आप जानते हो सभी कि जब हम अतिचालक अवस्था के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, अतिचालक अवस्था के बारे में जान रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो किसकी ज़्यादा होगी, अतिचालक इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी, क्या नॉर्मल इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी क्या नहीं।
तो यहाँ पे मैं क्या क्या कह सकता हूँ कि सामान्य इलेक्ट्रॉन जो अतिचालक अवस्था होती है उसमें अतिचालक इलेक्ट्रॉन की संख्या तो ज़्यादा होती है किसके कंपेयर में, जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके कंपेयर में। तो इसको मैं क्या करूँगा, नेगलेक्ट करूँगा, किसको, जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन है उनको, यानी इसका जब नॉर्मल इलेक्ट्रॉन को नेगलेक्ट करूंगा यानी उसको नेगलेक्ट के बराबर मानूंगा तो ये Gn है, Gn क्या आपका नॉर्मल धारा घनत्व है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन का धारा घनत्व है, तो ये क्या हो जाएगा, Gn क्या हो जाएगा आपका नगण्य हो जाएगा। उसके बाद आप जानते हो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की यदि आप वैल्यू रखोगे तो ये भी वैल्यू बहुत ही स्मॉल में आएगी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक टाइप से नगण्य हो जाएगा। तो लमसम आपके पास देखो एक तो डेल क्रॉस बी बचेगा और क्या बचेगा, म्यू नॉट जेएस बचेगा। ये वाली टर्म बहुत छोटी होने के कारण नेगलेक्ट कर दी पूरी टर्म को, जीएन के कारण ये नगण्य हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, म्यू नॉट जेएस बचा। फिर मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड कर्ल लेता हूँ, और दोनों साइड कर्ल लेता हूँ तो कर्ल जानते हो कैसे लेते हैं, डेल क्रॉस में लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका, देखो दोनों तरफ क्या लिया मैंने, कर्ल लिया, तो डेल क्रॉस का डेल क्रॉस बी हो गया, और ये क्या हो गया, म्यू नॉट और डेल क्रॉस लिया तो ये क्या हो गया, म्यू नॉट वैसे ही कांस्टेंट था तो उसको मैंने बाहर लेके क्या ले लिया, इसका कर्ल ले लिया। अब ये वाली प्रॉपर्टी जानते हो आप, डेल इंटू ए होता है, तो वो क्या देता है, डेल क्रॉस ए देता है। ये वाली प्रॉपर्टी आप सभी जानते हो, फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो कि डेल क्रॉस बी होता है। तो ये क्या देगा आपको, डेल क्रॉस का डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, सबसे पहले ये वाली टर्म आएगी, फिर डेल डॉट बी आ जाएगा, माइनस का डेल क्रॉस बी आ जाएगा। और आप जानते हो कि ये वाली, जब इसकी जगह मैंने क्या किया, ये वाली प्रॉपर्टी यूज ली, आपकी ये वाली क्या एक टाइप से एक प्रॉपर्टी है, ये वाली क्या आपकी एक प्रॉपर्टी है, तो ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज ली तो क्या आ गया, देखो डेल क्रॉस डेल का भी आ गया, माइनस का डेल स्क्वायर भी आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट आ गया, और डेल क्रॉस का क्या आ गया आपके पास, जीएस आ गया। यदि मैक्सवेल का सेकंड समीकरण जानते हो आप, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। यदि डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो होता है तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी, जीरो, डेल क्रॉस बी क्या हो जाएगा, जीरो, क्या बचेगा, डेल स्क्वायर बी, ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस का म्यू नॉट डेल क्रॉस का जेएस बचेगा। अब लंदन का समीकरण, सेकंड समीकरण क्या कहता है कि डेल क्रॉस जेएस की वैल्यू क्या होती है, ये वाली वैल्यू होती है क्यू स्क्वायर एन एस बी बाई एम। क्या होती है कि डेल क्रॉस जेएस की वैल्यू होती है वो ये होती है, तो इसको मैंने क्या किया, डेल क्रॉस बी ऐसे का ऐसे लिख दिया, ये क्या था आपका म्यू था तो म्यू ऐसे का ऐसे कर दिया, डेल क्रॉस जीएस है तो डेल क्रॉस जीएस की वैल्यू क्या रखी मैंने, यहाँ से रखी क्यू स्क्वायर एन एस बी अपॉन में एम, माइनस में था तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कि ये म्यू स्क्वायर ऐसे और क्यू स्क्वायर एन एस बी अपॉन में एम क्या कर दी मैंने, इसकी वैल्यू रख दी किस वाली टर्म में, इस वाली टर्म में, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका डेल स्क्वायर बी। अब यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट मान रहा हूँ, कांस्टेंट देखो इसमें म्यू कांस्टेंट है, क्यू स्क्वायर कांस्टेंट है, एन एस कांस्टेंट है और एम कांस्टेंट है, तो ये सभी कांस्टेंट है, तो क्या मैं इसको एक लैम्बडा के इक्वल मान सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट माना जो वेधन गहराई के इक्वल होता है, तो 1/λ स्क्वायर क्या माना, 1/λ स्क्वायर एम, ये म्यू नॉट क्यू स्क्वायर एन एस बाई एम, यानी ये जो कंप्लीट कांस्टेंट था ये वाला मैंने किसके बराबर मान लिया, 1/λ के स्क्वायर। तो आपके पास क्या बचा, बी, क्योंकि बी कांस्टेंट नहीं होता, बी क्या है यहाँ पे एक तरह से, बताओ बी क्या है यहाँ पे एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये क्या हो जाएगा डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू 1/λ स्क्वायर और बी स्क्वायर। यदि मैं यहाँ पे वेधन गहराई की बात करूँ तो 1/λ स्क्वायर किसके बराबर है, ये, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा, यदि लैम्डा इधर जाएगा ये इधर आ जाएगा, एम ऊपर आ जाएगा, तो क्या बचेगा आपका लैम्डा इज इक्वल टू एम अपॉन में क्यू म्यू नॉट क्यू स्क्वायर और एन एस। अब देखो यहाँ पे ये क्या है आपका, एम क्या है, क्या होगा मास होगा, कांस्टेंट है, म्यू नॉट क्या है कांस्टेंट है, क्यू क्या है चार्ज है, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, एन एस है, यानी ये डिपेंड किस पर करेगा, जो वेधन गहराई है वो किस पर डिपेंड करेगी, धारा घनत्व पर, यानी जो एस यानी कौन सा, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि मैंने जी एन और जे एस क्या माना था, सामान्य इलेक्ट्रॉन के लिए, अतिचालक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ पे जो वेधन गहराई है वो क्या, अतिचालक इलेक्ट्रॉन की संख्या एन एस के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन अतिचालक इलेक्ट्रॉन है उसका जो घनत्व होता है उसको मैंने एन एस से लिखा है, तो वो क्या है आपका वर्गमूल में समानुपाती होता है, तो ये इसकी क्या कहलाती है, वेधन गहराई कहलाती है। तो देखो आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट लंदन इक्वेशन निकाली, फिर सेकंड लंदन इक्वेशन निकाली, फिर इसको क्या किया मैंने कंप्लीट वेधन गहराई के रूप में निकाला, क्या क्या यूज लिया, एक तो मैक्सवेल का समीकरण यूज लिए और इसमें जो द्वितीय लंदन समीकरण आ रहा था वो वेधन गहराई में यूज लिया है। तो इस तरीके से आप, ये आपका आज का जो डेरिवेशन था फर्स्ट लंदन समीकरण, सेकंड लंदन समीकरण और इसकी वेधन गहराई को कवर करता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो आप टॉपिक लगाइए लंदन समीकरण, उसमें मैं लिखवा देता हूँ, अब आपको वो लिखिए, फिर आप जैसे जैसे मैं आपको नोट डाउन करवाता हूँ वो करिए। लगाइए लंदन समीकरण, इसमें लिखिए अतिचालक अवस्था एवं, लंदन समीकरण में लिखो अतिचालक अवस्था एवं माइनर प्रभाव दोनों, अतिचालक अवस्था एवं माइनर प्रभाव दोनों स्वतंत्र रूप से प्रेक्षित होते हैं। अतिचालक अवस्था
एवं माइजनर प्रभाव दोनों स्वतंत्र रूप से प्रेक्षित होते हैं। अतिचालक अवस्था एवं माइजनर प्रभाव दोनों स्वतंत्र रूप से प्रेक्षित होते हैं। इसकी व्याख्या करने के लिए मैक्सवेल समीकरण का उपयोग कर मैक्सवेल समीकरण का उपयोग कर दो समीकरण को व्युत्पन्न किया गया। इसकी व्याख्या करने के लिए मैक्सवेल समीकरण का उपयोग कर दो समीकरण को व्युत्पन्न किया गया जिसे लंदन समीकरण कहते हैं। दो समीकरण को व्युत्पन्न किया गया जिसे लंदन समीकरण कहते हैं। अतिचालक पदार्थ में, फिर लिखना नई लाइन से, अतिचालक पदार्थ में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतिचालक पदार्थ में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतिचालक पदार्थ में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट लिखना सामान्य इलेक्ट्रॉन और सेकंड लिखना अतिचालक इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट लिखना सामान्य इलेक्ट्रॉन और सेकंड लिखना अतिचालक इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट सामान्य इलेक्ट्रॉन, सेकंड अतिचालक इलेक्ट्रॉन। फिर लगाओ आप फर्स्ट प्रथम लंदन समीकरण। फिर इसमें लिखूं कि T <TC पर, T <TC यानी ताप है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम, T <TC पर अतिचालक इलेक्ट्रॉन का चालन घनत्व NS है। अतिचालक इलेक्ट्रॉन या अतिचालन इलेक्ट्रॉन का घनत्व NS है। माना T<TC पर अतिचालन इलेक्ट्रॉन का घनत्व NS है एवं इसके द्वारा उत्पन्न अतिचालन धारा घनत्व तो धारा घनत्व क्या होगा, ये होगा, ये लिख लो समीकरण नंबर 1। धारा घनत्व लिख लो समीकरण नंबर 1 और यहाँ पे ये भी लिख लेना, ये चीज़ जो बता रहा है कि ये क्या क्या शो कर रहा है। फिर लिखो अतिचालक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र द्वारा त्वरित होता है। अतिचालक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र द्वारा त्वरित होता है तो इलेक्ट्रॉन की गति का समीकरण निम्न ले सकते हैं। अतिचालक इलेक्ट्रॉन का विद्युत क्षेत्र द्वारा त्वरित होता है। अतिचालक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र द्वारा त्वरित होता है तो हम निम्न समीकरण ले सकते हैं। अब आप यहाँ से लेकर, ये यहाँ से मैंने लिया है कि इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र द्वारा त्वरित करने वाली लाइन लिख दी, तो यहाँ से लेकर कंप्लीट आप इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट तक लिख लो, समीकरण नंबर 4 तक लिखो इसको, समीकरण 4 तक। प्रथम लंदन समीकरण तक लिखना है। फिर इसमें भी लिख लेना, यहाँ एक लाइन डाल लेना बस कि यह समीकरण 4 है वो प्रथम लंदन समीकरण कहलाती है। क्या क्या लिखना है, समीकरण 4 प्रथम लंदन समीकरण कहलाती है।
फिर द्वितीय लंदन समीकरण लिखना, और डायरेक्ट ये जो मैंने लिखा इसमें कुछ भी थ्योरी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट आप लिख लो इसको, यहाँ तक एंड तक, ठीक है। टॉपिक तो आपको दिख ही रहा होगा, लंदन समीकरण। जो द्वितीय लंदन समीकरण है वहां तक लिख लेना। और वैसे वेधन गहराई में भी थ्योरी कुछ भी नहीं है, जो वेधन गहराई है इसमें भी आपकी थ्योरी कुछ भी नहीं है, तो ये भी आप लिख सकते हो। यहाँ से जो वेधन गहराई का टॉपिक लगाया है मैंने, थर्ड पॉइंट, तो यहाँ से भी आपकी थ्योरी कुछ भी नहीं है, इसमें भी डायरेक्ट इसका यूज़ लिया गया है यहाँ पे, तो वहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। लास्ट में लाके ये लिख लेना कि जो वेधन गहराई है वो NS के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। लिख लो इसे जल्दी, 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ आपको, जल्दी लिखिए।
तो लिख दिया होगा आपने ये कंप्लीट डेरिवेशन, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही। आज अपनी यही क्लास थी कि इसमें लंदन समीकरण और वेधन गहराई का डेरिवेशन करना था, तो वो अपन ने कर लिया, समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं पर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आप सभी को धन्यवाद।